नमस्कार, मैं मिलन विजयवर्गीय आप सभी का स्वागत करता हूं हरियाणा चुनाव यात्रा में। और विधानसभा की चुनाव यात्रा चल रही है। जिंद से हम लोग अभी पहुंचे रोहतक में, हुड्डा साहब के गढ़ में। और अभी अभी हमारी थोड़ी देर पहले यात्रा जो थी शौरी मार्केट पहुंची थी, एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट। अब हम स्टूडेंट्स के बीच में, मीडिया के स्टूडेंट्स के बीच में, तो आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं इस चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? प्रिया। अच्छा, तो आप किस डिपार्टमेंट के विद्यार्थी हैं यहाँ पर? जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो आप जर्नलिज्म के विद्यार्थी हैं। एज अ मीडिया स्टूडेंट आपको क्या लग रहा है यहाँ की पॉलिटिक्स का माहौल? इस बारे में आप उनसे ज़्यादा सवाल पूछेंगे अच्छा तो चलिए, ज़्यादा सही रहेगा। पॉलिटिक्स में तो आप तो लग रहे हैं पॉलिटिशियन। क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल। क्या लग रहा है यहाँ की राजनीति का माहौल? सर अब की बार तो लगभग आप देखें तो मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी का मुद्दा है युवाओं के लिए। किसान आंदोलन है, पहलवान आंदोलन है, ये अगेंस्ट जाएंगे जो अभी प्रेजेंट सरकार है उसके, तो माहौल इनके खिलाफ ही है। तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस का यहाँ पे लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे तो पिछली बार कांग्रेस की सरकार रही थी, मतलब विधायक और सांसद दोनों कांग्रेस के रहे थे, और जो पूरा मुख्यमंत्री है वो तो भाजपा के हैं। पिछली बार तो एमपी साहब भी बीजेपी से ही थे यहाँ से। जी। अब की बार तो दीपेंद्र जीते हैं, 3.5 लाख के लगभग वोटों से जीते हैं, तो अब की बार यहाँ माहौल रोहतक की जो 4 सीट है यहाँ क्लीन स्वीप हो जाएगा। तो लग रहा है आपको कि रोहतक में क्लीन स्वीप हो रहा है। और आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और मुझे लग रहा है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में हम मौजूद हैं। यहाँ की स्टूडेंट पॉलिटिक्स यहाँ होती होगी मुझे जहाँ तक लगता है। सर स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है पर वो अपने अपने बेस पे होती है, गवर्नमेंट तौर पे नहीं होती ना। अपने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है वे प्रेसिडेंट बने फिरते हैं ना, जो ऑफिशियली नहीं होता, सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं हुई है कभी यहाँ इलेक्शन की। पिछले 20-22 साल से सरकार ने यहाँ यूनिवर्सिटी में बैन लगा रखा है। कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे? ABVP, NSU है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो आप बता सकें? ABVP है, NSUI है, दिशा छात्र संगठन है, NSO है, INSO है, काफ़ी है यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, यदि किसी किसी भी विद्यार्थी को आगे अपना करियर राजनीति की ओर ले जाना है, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है? सर मेन स्ट्रीम राजनीति और सर स्टूडेंट राजनीति में सर काफ़ी फ़र्क होता है। जो यहाँ के लोकल मेन स्ट्रीम राजनीति है वो अलग है और जो स्टूडेंट राजनीति है वो अलग है। यहाँ के जो स्टूडेंट है ना, जो राजनीति करते हैं उनमें सर इतना दम नहीं है। चलिए, ये तो यहाँ की राजनीति की बात हुई। आज का एक नेता है जो बहुत ज़्यादा कटघरे में रहता है, राहुल गांधी, अपने स्टेटमेंट को लेकर उस उन पर क्या कहेंगे? सर राहुल गांधी की सर जो कि इमेज क्रिएट की गई थी ना, उस इमेज से तो सर राहुल गांधी बाहर निकल चुके हैं। जो पिछली बार 42-44 सीट आई थी वहाँ वहाँ से 99 पे जा चुके हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद सर इसने अपनी इमेज में काफ़ी सुधार किया है। कांग्रेस ने यहाँ पर कितना काम किया है रोहतक में, पिछले जो 4-5 साल का कार्यकाल है उसमें, विधानसभा में? सर कांग्रेस ने सर काफ़ी काम किया है यहाँ पे रोहतक शहर में। मुझे ऐसा थोड़ा नहीं लगा, क्योंकि मैं जब इधर से रुख मोड़ रहा था शौरी मार्केट की तरफ रेलवे स्टेशन से, मुझे इतना इतना पानी यहाँ पे भरा दिखा। और मैंने कहा कि ये क्या है। रोहतक को मैंने सोचा था एक हाईटेक सिटी, उस वे में मैंने देखा था, जो भी मैंने रिसर्च करी। फिर ऐसा क्यों है? क्या कुछ जगह पर ये ऐसा है, या फिर पूरे रोहतक में यही माहौल है? कुछ जगह ऐसी है जो सर निचले इलाके हैं, छोटा राम चौक है, शोरी मार्केट की आप बात कर रहे हो, वो निचला इलाका रोहतक का। वहाँ सर अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी सर बारिश जैसे सर एकदम से होती है, काफ़ी हैवी होती है, या तो होती ही नहीं होती है तो काफ़ी हैवी होती है, तो उसमें सर थोड़ी मोटी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैंने जहाँ तक सुना है कि जो ये रोहतक सीट है, यहाँ का पूरा मामला पंजाबियों पे फंसा होता है। सरकार भी पंजाबी कैंडिडेट उतारती है, क्योंकि यहाँ पे जो पंजाबी कैंडिडेट उतारेगा उसे फ़ायदा तो मिलेगा। इस पर आपका क्या मानना है? सर रोहतक में सर क्या है कि लगभग 65,000 के आसपास पंजाबी वोटर हैं, तो दोनों पार्टियां पंजाबी कैंडिडेट की तरफ ज़्यादा झुकाव रखती हैं। कांग्रेस बीबी बत्रा जो पिछले 3 बार से यहाँ पे MLA हैं, मतलब बीच में एक बार गरोर साहब आए थे, उनकी तरफ से मतलब पंजाबी कैंडिडेट काफ़ी हैवी कैंडिडेट है यहाँ पे। बाकी जो रोहतक का बाहरी इलाका है, यूनिवर्सिटी साइड है, यहाँ पर सेक्टर है, यहाँ जाट वोटर ज़्यादा है। चलिए और ठीक है। जहाँ से आप आए हो ना, अभी सोरी मार्केट की बात करो, वहाँ रिजर्व कैटेगरी के वोटर ज़्यादा हैं, तो अलग अलग एरिया है। पर पंजाबी वोटर यहाँ लगभग 65,000 के आसपास है, तो दोनों पार्टी उसी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती है। तो अभी हम लोग जो है राजनीति की बात कर रहे थे। अब राजनीति के अलावा देखा जाए तो हर एक मुद्दा जो है राजनीति को अफेक्ट करता है। अभी देश में सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर काफ़ी चीज़ें चली। कुछ और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? महिमा। महिमा। कौन से डिपार्टमेंट से हैं? जर्नलिज्म। जर्नलिज्म। मास्टर्स कर रही हैं आप जर्नलिज्म में? PhD। PhD कर रही हैं। तो आगे मीडिया में करियर बनाना चाहती हैं? हाँ ऑब्वियसली। तो एज अ मीडिया स्टूडेंट किस विषय में आपका इंटरेस्ट है? वुमेन सेफ्टी।
सेफ्टी में ही आपका इंटरेस्ट है और वुमेन सेफ्टी तो आजकल बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है पॉइंट। अभी कोलकाता में जो केस हुआ मेडिकल कॉलेज में, और कोलकाता में क्यों, आप ही के शहर रोहतक में एक मेडिकल कॉलेज में बीडीएस की स्टूडेंट पे एक मास्टर्स के पीजी स्टूडेंट ने मारपीट करी, अगवा किया। कुछ लोग हमें यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि ये शायद हमें पूरी बातें पता नहीं है, हम लोगों ने ऊपर से ही देखी है। आपको इस बारे में कुछ जानकारी है जो बता सकती हैं आप? इस बारे में तो खैर मुझको ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट विमेन सेफ्टी को लेके अभी जैसे कोलकाता में केस हुआ था डॉक्टर का, साइड बाय साइड उसके साथ साथ उसको छोड़ के हम देखें तो देश में बहुत सारे ऐसे केसेस जो है, यूपी, देहरादून, देहरादून में बस में गैंग रेप वगैरह इतने सारे हुए हैं। सरकार कोई एक्शन ले ही नहीं रही है सेफ्टी को लेके। अभी जैसे निर्भया के बाद से लगातार ऐसे केसेस हो रहे हैं। हैदराबाद में हुआ था, वो तो एनकाउंटर कर दिया था उनका, बट अभी इस केस में या निर्भया केस में केस देखे तो कोई भी ऐसे एकदम से सेफ्टी को लेके या इन जो कर रहे हैं उनको लेके ऐसे कोई कदम उठा नहीं रही सरकार। सजा ऐसे प्रोवाइड नहीं कर रही, ऐसे सबूत पे सबूत छुपाए जा रहे हैं, कोई ऐसे ठोस वो मिल नहीं रहा कुछ भी। मतलब जो मौजूदा सरकार है अभी, वो कोई एक्शन ले नहीं रही है। और ये मुद्दे जो निर्भया केस हुआ था, वहाँ से चीज़ें कम नहीं हुई, बढ़ती ही जा रही हैं पूरे देश में। जी लगातार बढ़ रही हैं। इवन छोटे छोटे बच्चियों को तक भी नहीं छोड़ा जा रहा है, पता नहीं चल रहा। कई केसेस तो ऐसे जो बहुत दबाए जा रहे हैं, अब बल्कि हाईलाइट तक नहीं हो रहे। अब जैसे पढ़ाने से लेके आगे पढ़ाने के बाद जॉब पे है, वहाँ क्या सिक्योरिटी है, क्या सेफ्टी है, कौन ही कैसे, पढ़ाने में भी दिक्कत, आगे फिर जॉब में भी दिक्कत। फिर ऐसे सब सेफ्टी का कोई मुद्दा होगा ही नहीं। अगर सेफ्टी फील कोई करेगा नहीं तो फिर आगे आएंगे कैसे। विमेंस तो वैसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, वो बेटी बच जाती है, आगे पढ़ जाती है, फिर उसके आगे आगे बचाव वाला क्या है, कुछ भी नहीं। अब डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स बन के लेडीज डॉक्टर हैं जो, उनकी सेफ्टी का क्या प्रॉपर वो है उनको कि भाई हाँ यहाँ प्रॉपर हमारे पास से तुम्हारी सेफ्टी है होगी, कोई वो नहीं उनके पास। चलिए धन्यवाद। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपसे पूछता हूँ मैं कि अभी मैं लोकसभा चुनाव में कवर कर रहा था, तो मैं कई गाँव में गया। वहाँ पे लोगों से मैंने कहा कि आपका क्या मानना है वुमेन को लेकर, मैन को लेकर। कहते हैं हम लड़कियों को पढ़ा के क्या करेंगे, आगे जाके उनको ब्याह कर लेना है, शादी कर लेनी है। आपको क्या लगता है ये डिफरेंसेस अभी भी है यहाँ पे आसपास? हैं, ये चीज़ें अभी भी देखने को मिलती हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल जो रूरल जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। अब आसपास के रोहतक में भी गांव वगैरह अटैच हैं बहुत सारे इधर आसपास के, तो उनमें भी है कि हाँ ठीक है, तुम्हारी 12th हो गई है, तुम ग्रेजुएशन कर लो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा तुम मास्टर कर लो, क्योंकि लड़का नहीं मिल रहा है तो चलो ठीक है, तो तुम 2 साल और निकाल लो ऐसे करके। बस पढ़ लो बट नौकरी ना हाँ, करो। बस ये कर लो। जैसे ही और कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो मास्टर्स में है, फाइनल ईयर में एग्जाम होने वाले हैं, चलो भाई ठीक है लड़का दिख गया ये। और कुछ तो ऐसा भी होता है कि ये भी नहीं देखते, लड़के का बैकग्राउंड भी नहीं देखते कि कैसा है, कि वो लड़का भाई उसका बिहेव कैसा है, वो कैसे रहता है, कैसे वो लड़कियों की इज्जत करता है नहीं करता है, वो मारता पीटता है। मतलब आजकल ना महीने 2-3 महीने के अंदर अंदर शादी ऐसे हो जाती है और फिर ऐसे लाइफ चेंज हो जाती है बिल्कुल। मतलब हरियाणा में इन चीज़ों का चलन अभी भी नहीं रुका है, पुरानी मानसिकता अभी भी वैसी है। ये ऐसे नहीं बोल रहे कि कंप्लीट ऐसा है कि ऐसा ही हो, बट कुछ कुछ हद तक अभी भी हद। चीज़ें बची हैं। हाँ, हम अगर परसेंटेज के हिसाब से बताएं तो मेरे ख्याल से 70-80% है जो थोड़े एजुकेटेड हैं, जो अच्छे से रहते हैं, लेकिन जो बाकी के हैं ना वो ऐसे ही रहते हैं कि भाई ठीक है 12th हो गई, मास्टर्स हो गई, ये हो गई, शादी कर दो, ठीक है, वो अपने अपने घर रहो, कैसे रह रहे हो अब हमें नहीं पता। यही है। भाई चलिए अब आपकी तरफ रुख मोड़ते हैं। ये वीडियो काट देना, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने भाई साहब से बात कर ली, किसकी राजनीति की बात हो गई, वुमेन सेफ्टी की बात हो गई। एक बड़ा मुद्दा है रोजगार। नेता आ रहे हैं चुनाव से पहले कह देते हैं कि 1 साल के अंदर 1 लाख नौकरी दे देंगे, इस पर क्या विचार है आपके? जी सर, मेरा ये कहना है कि हरियाणा में ना, अगर हम डेटा को देखें तो हरियाणा बेरोज़गारी के मामले में सबसे नंबर 1 पर कहा जाता है, मतलब आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम होते हैं, ख़ास तौर पर जो सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम है, उनमें बहुत ज़्यादा ऐसे मिलता है, एग्ज़ाम हो गए, जॉइनिंग नहीं दी, या एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है, उसको कैंसल कर दिया गया है। तो ये, और यहाँ के लोग जो बेरोज़गारी से मतलब जो जूझ रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी माँग यही है कि उनको अच्छा रोज़गार भी ऐसा नहीं, अब प्राइवेट में कर लो 10,000 12,000, ये नहीं, अच्छी सरकारी नौकरी अगर हो तो वो हो, और प्राइवेट नौकरियों में भी अच्छे अवसर दिए जाएँ। अगर विमेन की बात करें तो उसके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी एक उसकी आज़ादी का एक मतलब अहम रोल रखता है। तो विमेन के लिए भी अब ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे कि महिमा भी कह रही थी कि यहाँ से ही पानीपत से ही शुरू किया गया था। पढ़ा दिया, बेटी बचा ली, पढ़ा दिया, लेकिन आगे
आगे उसके लिए रोज़गार के अवसर नहीं होंगे, तो फिर उसकी आज़ादी जो है मुझे लगता है कि उसमें कमी रह जाएगी। तो इसीलिए बेरोज़गारी यहाँ का एक बड़ा मुद्दा है और अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं किस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा वोट करूँगी, तो वो बेरोज़गारी का ही होगा। जो भी सरकार अगर ये कह पाए, कोई नेता ये कह पाए कि हम रोज़गार के अच्छे अवसर ला पाएँगे, तो उसी को चुना जाना आप चाहिए। ही के एरिया के नेता हैं हुड्डा साहब, जिनको कांग्रेस एक मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में देख रही है। उनका एक वादा है कि यदि वो जीत गई कांग्रेस सरकार, तो एक साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। इस पर आपका क्या मानना है? इस पर एक तो साहिल भी कुछ कहेंगे, उनसे भी ले लीजिएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ ये ऐसे नारे तो ना ये बाद में कह देते ये तो जुमला था। जैसे मोदी सरकार ने भी कहा हम 2 करोड़ नौकरियाँ दे देंगे, ये दे देंगे, हुई? कुछ हुआ क्या उसका? मतलब कितनी नौकरी, कितने ही लोग हैं, कितने युवा हैं जो आज भी बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है, मुझे तो ये जुमले ही लगते हैं। अगर जब तक वो कुछ कर नहीं देते, जब तक वो नौकरियाँ नहीं निकाल देंगे और भर्तियाँ नहीं करवा देंगे, अभी भी हमारे जैसे मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, हमारे जो एचपीएससी की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां निकाली जानी थी, वो इतने सालों से निकालेंगे, पर अब तक भी उसका कोई ऐसे एप्लीकेशन भरवाई जा रही है, कब होगा एग्ज़ाम और कब जॉइनिंग होगी, मुझे तो मतलब अभी भी उस पर यकीन नहीं है, सच पूछिए तो। और ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने थोड़ा रुख मोड़ा था, आपकी तरफ ही रुख मोड़ते हैं। क्या मानना है आपका? इस पे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बेरोजगारी की बात सर ऐसी है, अभी हुड्डा साहब के बारे में आपने कहा कि 1 लाख हर साल सरकारी नौकरी देंगे। खट्टर सरकार ने भी कहा था कि हर साल 2 लाख गवर्नमेंट जॉब देंगे, वो भी एक जुमला ही था। और सर हरियाणा में सर पिछले काफ़ी टाइम से देखे ना, कोई भी गवर्नमेंट जॉब ऐसी नहीं है जो सर कोर्ट में ना गई हो। तो मतलब कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर, शायद खट्टर साहब हों या फिर ये हों, हुड्डा साहब हों, नायब सिंह सैनी हों, ये आते हैं, वादा करते हैं, 1 साल आएगा 2 लाख नौकरी देंगे और मिलती कितनी है? कुछ हद तक भी मिलती है कि कुछ नहीं हो पाता है? कुछ नहीं हो पाता सर, जो भी सर एग्जाम हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, उसके बाद भी सर यहाँ क्या होता है कि कोर्ट में स्टे हो जाता है। मैं चलिए आपने एग्ज़ाम की बात करी, अभी जो है सबसे बड़ी मेडिकल की परीक्षा नीट, उसका घोटाला का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा था, पेपर लीक हो गया, उस पर आपका क्या मानना है? सर घोटाले यहाँ पे देख लिए, एचएसएससी के जो वे चेयरमैन थे, अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, उन्होंने पीछे इस्तीफा दिया है। वो इसी कारण दिया, वे खुद घोटाले में फंसे हुए थे। भर्ती घोटाला यहाँ सर, एक सीईटी है जो, वो सबसे बड़ा स्कैम है। एक सर जो ये एचकेआरएन के थ्रू जो है सर ये लॉलीपॉप चुसा रहे हैं, ये भी आप देख सकते हो। क्या सर ये 14-15 हज़ार रुपये देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होता सर। मतलब हरियाणा में घोटाले कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ होते रहते हैं। वो तो सर पूरे देश में ही बड़ी बात नहीं है घोटाला तो। बट अभी हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा में चलती रहती हैं चीज़ें। चलती रहती हैं सर। सरकार आएँगी जाएँगी पर घोटाले नहीं रुकने वाले हैं। भर्तियों में सर क्या है, घोटालेबाजी सर लगभग चलती रहती है। तो ये सारी बातें थी जो हमने स्टूडेंट्स के बीच में करी, मीडिया यूनिवर्सिटी। अब भारत न्यूज़ की टीम जो है और आगे बढ़ती रहेगी और भी यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग जाएँगे, तब तक देखते रहिए भारत न्यूज़।